डॉक्टर वनु साहब के गुजरने का बहुत दुख है भाजपा नेता संजय बेड़िया को। दोस्तों के दोस्त, महफिलों में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर अब्दुल रहमान वनु साहब को गुजरे अभी चंद दिन ही हुए हैं। उनके दोस्तों को डॉक्टर वनु साहब की कमी बहुत ही खल रही है। डॉक्टर अब्दुल रहमान वनु साहब स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के संयोजक, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स के जनरल सेक्रेटरी और हिंद फाउंडेशन के चेयरमैन थे। इन संस्थाओं के द्वारा वो भारतीय समाज को एक बेहतर और खुशहाल समाज बनाने में जुटे हुए थे। मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय बेड़िया ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के एक कार्यक्रम का एक फोटो फेसबुक पर शेयर किया है, जिसमें वनु साहब भी मौजूद थे। संजय बेड़िया वनु साहब को याद करके बहुत भावुक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि वनु साहब को याद करके उनके आंसू रोकने से भी नहीं रुकते। वो कहते हैं कि कोरोना काल में ईश्वर ने हम सभी की बड़ी कठिन परीक्षाएं ली हैं। उनके कई दोस्त उनका साथ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। संजय बेड़िया को बहुत अफसोस है कि ऐसे वक्त में वो अपने दोस्त डॉक्टर वनु साहब की ठीक से मदद नहीं कर सके। अपनी इस बेबसी को उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ लाचारी की बात बताना चाहता हूं कि इस सेकेंड वेव कोरोना में लोग कितने लाचार हुए। मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ 15 दिन पहले मुझे रात को मेरे एक परम मित्र अशफाक कोपेकर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अब्दुल रहमान भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ोन तकरीबन रात को 10 बजे आया। अब्दुल रहमान भाई का अगर मैं एक शॉर्ट में परिचय दूं तो काफ़ी अच्छे इंसान, काफ़ी दिलदार, बहुत बड़े बिजनेसमैन, लो प्रोफाइल, स्वच्छ भारत अभियान का काम देख रहे थे। और बस इतना ही कह सकता हूं कि उनके बदौलत हजारों फैमिलियां 2 टाइम का भोजन करती थी। तो अशफाक भाई ने जैसे ही मुझे कॉल किया तो मुझे कहा कि अब्दुल रहमान भाई की तबीयत ठीक नहीं है। आप यकीन मानेंगे कि अब्दुल रहमान भाई की जिस दिन तबीयत खराब हुई उसके 8 दिन पहले, 10 दिन पहले हम साथ ही में थे और काफ़ी खुश मिजाज आदमी थे। उस दिन मेरे गले में कुछ खरखर थी तो उन्होंने कहा, वैसे उनको डॉक्टर की पदवी थी, डॉक्टर अब्दुल रहमान। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अदरक, काली मिर्च और शहद, ये 3 चीज़ मिलाकर दिन में 3 टाइम लें, आपके गले की खसखस दूर हो जाएगी और कुछ ज़्यादा टेस्ट वगैरह ना कराएं। कुछ ऐसी सोच थी उनकी। और मैंने तो जो मेरी एंटीबायोटिक चल रही थी वो ली और वो मेरा गले की खसखस ठीक हो गई। अब्दुल रहमान भाई की जब खबर सुनी तो मैं बड़ा आश्चर्य और बहुत ही परेशान हो गया। मुझे अशफाक कोपेकर जी ने कहा कि कैसे भी अपने को एक रूम की व्यवस्था करनी है जिसमें ऑक्सीजन हो। तो मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है। और मैं मुंबई शहर में हम 35 साल से राजनीतिक में है, तो ये रूम वगैरह, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोगों का परिचय, मैंने कहा कि ये तो हो जाएगा। मैंने सबसे पहले मिल्लत हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ़ोन किया जो मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा कि एक भी रूम खाली नहीं है संजय भाई। मैंने तुरंत रिलायंस अंधेरी में जो मेरे परिचय के लोग थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा आधे घंटे में बताते हैं, पर उनका फ़ोन नहीं आया। फिर एक डॉक्टर धर्मेंद्र हैं जो HIV पर बड़ा काम करते हैं, बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ आती हैं। मैंने कहा आप एक रूम करा दे, बोले मैं अभी देखता हूँ। उनका भी फ़ोन नहीं आया। मैंने एक लोकल MLA हैं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने थोड़ी मुझे हिम्मत दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता न करें, आप मुझे उसका आधार कार्ड और कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए
और जैसे ही हमने उनको भेजा तो बीएमसी से तुरंत एक फ़ोन आया अशफाक भाई को, पर उसने भी कहा कि अभी रूम अवेलेबल नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। और वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार के अंदर वहीं कहीं रहते हैं, तो वहाँ चले गए और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है। तो उन्होंने, खार हॉस्पिटल ने उनको ऑक्सीजन तो लगा दिया, पर बड़े पैनिक कर रहे थे और परिवार वालों के और सबके पीछे लगे थे कि ना तुरंत कोविड के हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड फैल सकता है इससे। एक्चुअली उनका कहना जायज़ था, पर हमारी भी परिस्थिति नहीं थी कि हम इमीडिएटली कहीं ट्रांसफ़र करें। तो मैंने कम से कम मुंबई के 8 से 10 कॉरपोरेटर को फ़ोन किया। उसमें से कितने कॉरपोरेटर ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, वो समझ गए कि ये ऑक्सीजन और इसी के लिए फ़ोन है। एक डॉक्टर राम बारोट ने मेरा फ़ोन उठाया और उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि संजय भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकूँगा, कम से कम आप देवेंद्र फडणवीस जी को बोलिए, जब जाके आपका काम हो सकता है। तो मैंने यहाँ से लेके टाउन तक के जितने एमएलए हैं, राम कदम को फ़ोन लगाया। वैसे राम कदम के मेरे वैचारिक मतभेद हैं, तो उन्होंने तो उठाना नहीं था। आशीष शेलार को लगाया, उससे उठाना नहीं था, क्योंकि मेरे पर्सनल वैचारिक मतभेद हैं। पर कोविड के टाइम पर इन एमएलए को कम से कम सोचना चाहिए, जिनके वैचारिक मतभेद है और वो कभी फ़ोन नहीं करता है, तो कुछ ज़रूरी काम होगा, किसी का काम होगा, तो उन्हें फ़ोन उठाना चाहिए था। मैंने तकरीबन सारे एमएलएस को फ़ोन किया। मैंने अतुल भातखलकर जी को फ़ोन किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने तुरंत बीएमसी में किसी को कहा और वहाँ से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग कोशिश कर रहे थे, फिर भी नहीं हुआ। मैंने देवेंद्र जी के मोबाइल पर फ़ोन किया रात को, देवेंद्र भाई ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सब, गवर्नर साहब को रात को उठाना उचित नहीं था, क्योंकि वो 1 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने सेक्रेटरी को उठा के कहा कि आप किसी एक हॉस्पिटल में, तो उसने सुना और सुनकर बोला मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर उसने कॉल बंद कर दिया। शायद उनकी भी ताकत नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी भी ताकत नहीं थी कि वो एक रूम कहीं से दिला सकते हैं क्या। ऐसा करते 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 सुबह के 4 बज गए। दोस्तों, हिंदुजा हॉस्पिटल बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत परेशान कर रहे थे कि भाई इनको लेकर जाओ। तो अशफाक भाई, जो उनके कजिन ब्रदर हैं, उनको किसी इमीडिएटली कुरला के कोई एक बीएमसी हॉस्पिटल के अंदर कोई एक रूम मिल गया जहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी। और जब ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिल गई तो तुरंत वहाँ के डॉक्टर ने कहा इनको वेंटिलेटर पे ले जाना है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप रूम की तलाश करें। और मैं रूम की तलाश कर ही रहा था। जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, सब ये कह रहे थे जो होगा वो सुबह होगा, रात को कुछ नहीं होगा। मैंने असलम, जो मिनिस्टर हैं और मुंबई के जो पालक मंत्री हैं, रात को 2 बजे उनको फ़ोन किया। आप यकीन माने, उनका फ़ोन कॉल वेटिंग पर था और उन्होंने मुझे तुरंत रिप्लाई किया। असलम भाई ने मुझे कहा बता संजय क्या बात है आज इतने दिनों बाद। मैंने बोला ऐसी ऐसी परिस्थिति है। बोले चिंता मत कर, मैं सुबह तक अरेंजमेंट हो जाएगा। अब बात सुबह की थी, हमको तुरंत चाहिए था। खैर मैंने कहा ठीक है, आपने इतना रिस्पांस किया उसी के लिए ठीक है। मित्रों, सुबह 10 बजे जो भारती ताई लवेकर ने जिस बीएमसी अधिकारी को कहा था उसका फ़ोन आ गया और उसने कहा कि कोई एक छोटे एक हॉस्पिटल में जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है वहाँ आपका रूम हो गया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। सुबह 10 बजे में हम रात को सोए नहीं, पर 9:45 बजे अशफाक भाई को कोई सिटी हॉस्पिटल के अंदर एक रूम मिल गया जहाँ उनको एडमिट कर दिया वेंटिलेटर पे। और
8 से 10 दिन उनका इलाज चला और अब्दुल रहमान भाई दुनिया छोड़ के चले गए। मित्रों, गलती हमारी कहाँ होती है? हम दादी के और नानी के जो नुस्खे लेते हैं उसमें 3-4 दिन लगा देते हैं। यह बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर हम जो इसे डिले करते हैं वह बहुत बड़ी बीमारी है। फिर हम सोचते हैं कि हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो बहुत पुण्यवान हैं, हमने तो कभी गलत काम किया ही नहीं, हमको तो कोई मलेरिया टाइफाइड हुआ होगा। उसका इलाज शुरू करते हैं। उसका इलाज शुरू करने के बाद में जब वो सीरियस हो जाता है तो हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, और इत्तेफाक से वो एक नॉन कोविड हॉस्पिटल होता है। और नॉन कोविड हॉस्पिटल होने के बावजूद हम इतने लाचार हैं, 35 साल की राजनीतिक में हूं, अपने आप को इतने लाचार समझ रहे हैं कि न हम किसी को ऑक्सीजन दिला पा रहे हैं, न किसी को बेड दिला पा रहे हैं। हम तो हमारी चिंता कर रहे हैं कि अगर हमको या हमारे किसी को हो गया तो हम क्या करेंगे। यह प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, यह प्रॉब्लम विधायकों की है, यह प्रॉब्लम सांसदों की है, यह प्रॉब्लम सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की है, ब्यूरोक्रेट्स की है। तो पैसा कुछ काम नहीं आ रहा दोस्तों। बस मेरी इस वीडियो के माध्यम से अब्दुल रहमान भाई को श्रद्धांजलि देता हूं, और बहुत अच्छा दोस्त खोया है मैंने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका नंबर मोबाइल से डिलीट करने की भी हिम्मत नहीं है दोस्तों मेरे में। ऐसे कई लोग जो गए हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। और मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूं कि जब भी थोड़े से भी सिम्टम्स हों, बदन में दर्द कुछ भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से बात करके कोविड का ट्रीटमेंट चालू करें। बहुत छोटी बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, मुझे होकर गई है। पर अगर इसको 8-10 दिन डिले कर दिया ना आपने, तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या कहूं कि लोग, ये हादसा तो अब्दुल रहमान भाई के साथ नहीं हुआ, पर कई लोगों का फ़ोन आया कि अंतिम संस्कार के लिए मदद करा दीजिए। जब मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। आदमी एक तो मर रहा है, सुकून से नहीं मर रहा, और मरने के बाद भी उसकी अंतिम संस्कार के लिए, मतलब आप समझिए कि हमको कोई फ़ोन करना पड़े, कोई इन्फ्लुएंस लगाना पड़े। लोगों के पास पैसे नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। एक फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, बहुत मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके परिवार में 6 जन को कोरोना हुआ है दोस्तों, और उसके घर में 1000-2000 रुपया नहीं है। एक तो वो अभिनेता किसी को बोल भी नहीं सकता अपना दर्द। तो ऐसे लोगों की आप लोग सब मदद करें। भगवान सबको देखता है, आपको भी देखेगा। आप देंगे, आपकी भी कोई मदद करेगा। इस टाइम पे ये मत सोचिए कि झूठ बोलकर पैसा ले रहा है। सरकार कम से कम, जो अंतिम संस्कार वालों के पास पैसा नहीं है, कम से कम सरकार अपने खर्चे पे सबका अंतिम संस्कार कराए। नए कब्रिस्तान, नए शमशान बनाए। बहुत दुख का समय है दोस्तों। न कहा जाता है, न हंसा जाता है, न रोया जाता है। इसी के साथ मेरे विषय को समाप्त करता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, और अब्दुल रहमान भाई की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी भी मदद करते थे। बस आप लोगों से निवेदन है, अपने आप को संभाल के रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।